जोहार सभी को। पुनः मैं आप अपने जो YouTube चैनल है उसमें एक जो नया सीरीज शुरू किया हूँ जेपीएससी जेएसएससी प्रैक्टिस सेट, उसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके समक्ष 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ और उस 20 प्रश्न के साथ साथ और भी उससे संबंधित और भी कोई प्रश्न बन सकते हैं, जैसा मेरा अनुभव कहता है, उसको भी मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मैं ये आपके समक्ष ये सीरीज ला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स का जो सीरीज ला रहा हूँ, ये आपके तैयारी को मजबूती प्रदान करेगी। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये जो मैं 20 प्रश्न आपके समक्ष ला रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक कदम के रूप में किसे शुरू किया गया है? यानी भारत सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन से ऐसे कार्यक्रम या योजना लाई है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पेंशन योजना और डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है ये आपका एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में या ये महत्वपूर्ण योजना के रूप में सरकार द्वारा लाई गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में शामिल तत्व कौन कौन है? यानी जो भी कार्यक्रम या योजना इसके तहत सरकार ला रही है उन योजनाओं में क्या क्या विशेषताएं या महत्वपूर्ण जो शामिल तत्व है क्या है? ऑप्शन ए पहुंच, ऑप्शन बी गुणवत्ता, ऑप्शन सी वित्तीय सुरक्षा और डी इनमें से सभी। यानी आसानी से लोगों तक पहुंच होनी चाहिए और योजना जो भी ला रही है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी वाला हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी लोगों को कभी ऐसा न लगे कि पैसों की तंगी के कारण या पैसों की कमी के कारण वे स्वास्थ्य सुविधा को नहीं उठा पा रहे हैं या उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो जो भी कार्यक्रम इसके तहत यह योजना लाई है सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के तहत, उनमें कौन कौन से तत्व या क्वालिटी होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है इनमें से सभी। यानी उसमें पहुंच भी होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए और वित्तीय सुरक्षा भी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं और लेते हैं अगला तीसरा प्रश्न। कब तक सभी के लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कौन सा साल तक सरकार का लक्ष्य है कि सभी को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सके? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2045 और ऑप्शन डी है 2050। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2030। लेते हैं चौथा प्रश्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में क्या सही है? यानी आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस हैं, कुछ उसके महत्वपूर्ण बातें हैं। इनमें से हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसकी शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। दूसरा है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। तीसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है या होगा और पॉलिसी धारक को अगर इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना है तो उसे रिन्यूअल या नवीनीकृत कराते रहना होगा। चौथा है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में जो ये 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन सही हैं क्योंकि इसकी शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसमें ये कोशिश किया गया है कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग हैं उन सबको स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो बीमा कवर किया जाता है, आपका इंश्योरेंस कवर किया जाता है, वो एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है और पॉलिसी धारक उसे उस बीमा को अगले वर्ष के लिए भी उसको चालू रख सकता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको नवीनीकृत करना पड़ता है। चौथा है, पूरे भारत में राजस्थान पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत
ऐसी व्यवस्था की जिससे कि अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। सही कूट कौन सा अगर हमको देना था तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 या इनमें से सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2005, बी 2 अप्रैल 2008, सी 1 अप्रैल 2008 और डी 5 फरवरी 2008। तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2008। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2008। अब हम लोग आते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर विचार करना है। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लिए ये सरकार द्वारा एक नायाब कदम है, महत्वपूर्ण कदम उठाई है सरकार ने। तो ये है क्या, इसके बारे में हम लोग देखना है कि इसके कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि कथन सही प्रतीत होते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो पहला कथन है यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरा कथन है इस केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त की हिस्सेदारी 60-40 का है और विशेष परिस्थिति में यह 90:10 भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। तो 3 कथन दिए गए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पहला कथन भी सही है, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ सहायता प्रदान किया जाता है और राज्य भी अपना कुछ वित्तीय हिस्सेदारी देती है और फिर इस योजना को चलाया जाता है। तो सामान्यतः जो देखा गया है कि जो सामान्य स्थिति में जो केंद्र राज्यों के बीच वित्त की हिस्सेदारी है जो वो 60 और 60:40 का है, यानी 60 कोई भी वित्तीय जहां खर्च होती है, व्यय आती है, उसमें 60% केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार करती है। वहीं विशेष परिस्थिति मामलों में यानी पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों, हिमालय के रीजन में आने वाले 3 जो राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी देखिए पूर्वोत्तर भारत और 3 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 90% व्ययभार कौन वहन करता है? केंद्र सरकार, और 10% वो संबंधित राज्य सरकार वहन करती है। तो ये भी कथन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के रूप में प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है, यह भी कथन सही है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एक बार आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण से एक नायाब कदम है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह भी आपके मन में आ रहा होगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो है फरवरी 2018 को। तो ये भी आपके याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत में कब शुरू की गई है? फरवरी 2018 में। तो चलिए अब 7वां प्रश्न लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष के संबंध में विचार करें। मिशन इंद्रधनुष के संबंध में विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए गहन मिशन इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष IMI वर्ष 2017 में शुरू किया गया। इसका अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, यह कथन सही है। साथ ही साथ सभी बच्चों को टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सके और उनको टीकाकरण किया जा सके, इसके लिए गहन इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2017 में शुरू किया गया है, यह कथन भी सही है। और मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है इसका लक्ष्य है कि 2 वर्ष तक के सभी बच्चों
और जितने भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको पूर्ण टीकाकरण उनका सुनिश्चित करना भी इसका अंतिम लक्ष्य है। तो इस तरह से इसका उत्तर है इनमें से सभी होगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है, ध्यान दीजिए, मिशन इंद्रधनुष का जो कार्यक्रम है, ये जो सबसे पहले शुरू किया गया था वह है 25 दिसंबर 2014 को। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया गया था, तो उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष और ये शुरुआत कब हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। लेकिन देखा गया कि अभी भी बहुत जगह में ऐसा है कि हम ये जो उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को लाए थे वो नहीं सफल हो पा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने सभी बच्चों को टीकाकरण एकदम मुहैया कराया। इसके लिए बाद में मिशन मतलब गहन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है वो वर्ष 2017 में शुरू किया गया है। तो 7वां प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग लेते हैं 8वां प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष में कितने रोगों के रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत साधारण प्रश्न है, कभी हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि मिशन इंद्रधनुष में यानी जो भी यूनिवर्सल टीकाकरण के तहत जहां भी सरकारी केंद्र होंगे वहां टीकाकरण की व्यवस्था होगी, तो कितने रोगों तक की रोकथाम के लिए वहां वैक्सीन उपलब्ध होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, B 11, C 12 और D 14। तो इसका आंसर है C 12, यानी 12 तरह के रोगों के रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2006 और चौथा ऑप्शन है 2007। तो इसका उत्तर है 2005, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भारत में कब शुरू किया गया था, किस वर्ष, 2005। अगला हम लोग लेते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। देखिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2013। तो ध्यान दीजिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू हुई थी और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 शुरू की गई थी। आगे लेते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2015। तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बता दूं, सबसे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था। देन शहरी क्षेत्र में भी हेल्थ सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में देखा गया कि ग्रामीण और शहरी में कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो चाहे ग्रामीणों के लिए भी जरूरत है और शहरी निवासियों के लिए भी जरूरत है। इसीलिए सरकार ने इन दोनों को एकीकृत कर दिया, यानी नेशनल हेल्थ मिशन में कौन कौन शामिल हो गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्लस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दोनों को शामिल कर दिया गया 2013 में। और इस तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 2013। आगे हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख पहलों में क्या शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख पहलों में कौन कौन चीजें शामिल हैं। पहला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे कहा जाता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन में जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी शामिल है, आयुष्मान भारत भी है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे आपका है पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। इसके अलावा शामिल है निःशुल्क दवाओं का वितरण एवं निःशुल्क निदान सेवाएं। एवं आप लोग देखते होंगे जितने भी मोबाइल मेडिकल यूनिट या टेली परामर्श सेवाएं, तो ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख पहल हैं, चाहे वह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम भी है, आयुष्मान भारत भी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम भी है, निःशुल्क दवाओं का वितरण एवं निःशुल्क निदान सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट। आजकल देखे होंगे कि सभी शहरों में या सभी ब्लॉक स्तर पे सभी जगह देखते हैं एक मोबाइल यूनिट की तरह एक गाड़ी रहती है, उसमें सभी तरह के मेडिकल फैसिलिटी रहती है और वो कैंप लगा कर लोगों की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। अब हम लोग आते हैं, एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था आपका 14 नवंबर 2014 को। वहीं अगर पूछा जाए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया था, तो इसका उत्तर है 1 जून 2011। तो अगर मान लीजिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर 2014। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1 जून 2014। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके समक्ष है, आशा ASHA मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए किस उम्र की महिला पात्र है? यानी आशा दीदी के रूप में जो भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगी उनके लिए जो योग्यता रखी गई है उम्र की, वह कौन सी है? तो देख लीजिए, आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए किस उम्र की महिला होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 से 45 वर्ष, बी 30 से 35 वर्ष, सी है 35 से 40 वर्ष और डी है 15 से 35 वर्ष। तो इसका उत्तर है ए 25 से 45 वर्ष की उम्र के कोई भी महिला इस आशा कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो सकती हैं। आशा जो है ASHA, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिए, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा का फुल फॉर्म अगर प्रश्न आता है तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में शुरू किया गया था उसी के तहत ये आशा कार्यकर्ताओं को भी ये जो है वो शुरू की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री मातृत्व या मातृ वंदना योजना जो है एक मातृत्व लाभ है, मैटरनिटी बेनिफिट कार्यक्रम है, जिसे कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, दूसरा ऑप्शन है 1 फरवरी 2018, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020। तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था। तो लगे हाथों हम लोग थोड़ी सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसे कौन शुरू किया है या कौन क्रियान्वित करती है? कभी ऐसा प्रश्न आता है कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित की जाती है। इसे देखभाल कौन करता है या कौन इसकी मॉनिटरिंग करती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। और इसमें जो है जो भी महिलाएं होती हैं, जो कि माताएं होती हैं, उनको डीबीटी के तहत यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सहायता प्रदान किया जाता है। और इसमें कौन कौन इसके ये लाभुक हैं, इसके कौन कौन लाभुक हो सकते हैं इस कार्यक्रम के? तो ध्यान दीजिएगा कोई भी गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं एवं कोई भी स्तनपान करने वाली माताएं इसके लाभुक हैं। तो ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल एंड स्पॉन्सर्ड प्लान है और इसका जो क्रियान्वयन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसमें कोई भी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली माताएं इनकी लाभुक होती हैं, इनकी पात्रता होती है और जिन्हें सरकार डीबीटी के माध्यम से मदद पहुंचाती है या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न लेते हैं 15वां प्रश्न, पोषण अभियान के संबंध में क्या सही है? POSHAN पोषण अभियान के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन मतलब इसके कथन दिया हुआ है, यह एक बहु मंत्रालयी मिशन है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टटिंग को कम करना है। स्टटिंग को कम करना है। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी कथन सही हैं। ये एक बहु मंत्रालयी मिशन है जिसका उद्देश्य है, जो पोषण अभियान का उद्देश्य है, सभी गर्भवती महिलाएं, माताएं उन बच्चों को समग्र विकास करने के लिए एक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना या पोषण सामग्री उपलब्ध कराना ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो सके। और साथ ही साथ इसका लक्ष्य 2022 तक था कि 0 से 6 वर्ष तक के कोई भी बच्चे हैं जिनका बच्चों में स्टटिंग को कम करना है, यानी उम्र के हिसाब से उनका वजन अगर कम रहता है या उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम होती है, तो इनको इस कमी को दूर करना भी इस मिशन का पोषण अभियान का लक्ष्य था। तो पोषण अभियान जो है इसके बारे में लगे हाथों हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो ये पोषण अभियान है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये जो है 3 चरणों में भारत में शुरू किया गया था, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। ध्यान दीजिएगा इसके 3 चरणों में इसकी शुरू की गई थी। कभी कभी किसी जगह आपको आंसर मिलेगा कि पोषण अभियान भारत में कब शुरू किया गया था। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए इस अभियान की तो आंसर दीजिएगा आप लोग 2018। लेकिन देखा गया कि पोषण अभियान जो 2018 में शुरू किया गया था वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, इसीलिए बाद में पोषण 2 अभियान भी शुरू किया गया, यानी पोषण अभियान 2.0 भी शुरू किया गया है। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं पोषण अभियान 2.0 के बारे में बता दूं कि भारत में जितने भी तरह के बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने भी तरह के स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी योजनाओं को के साथ मिलकर ये अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए हम लोग मनरेगा की लेते हैं तो मनरेगा में भी कुछ इस तरह से उसमें सुधार लाया जाए जिससे कि वहाँ लोगों को उनको रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ उनको
कुछ आय प्रदान करने के साथ साथ ये प्रयास करती है कि किस तरह से उनका पोषण में भी सुधार हो, इसकी भी व्यवस्था करती है। यानी पोषण अभियान 2 एक व्यापक कार्यक्रम है या व्यापक योजना है, जिसमें जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको एक साथ लेकर उनके द्वारा हम किस तरह से पोषण सुविधा सुनिश्चित कर सकते हैं, पोषण मुहैया सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका प्रयास सरकार करती है। ये पोषण अभियान 2.0 है। अगला प्रश्न लेते हैं, अल्मा अता घोषणा पत्र, अल्मा अता घोषणा पत्र और अस्ताना घोषणा पत्र का संबंध है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी है कार्बन उत्सर्जन और ऑप्शन डी है सड़क सुरक्षा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य देखभाल। अब लोग आते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के संबंध में क्या सही है। अंत में हम लोग 3 प्रश्न या 4 प्रश्न जो है मैं आपके समक्ष लाया हूं, वो झारखंड से संबंधित है। नीलांबर पीतांबर जो जल समृद्धि योजना के संबंध में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 4 मार्च 2020 को किया गया था। इसका लक्ष्य खेत के पानी को खेत में ही रोकना है और जल संरक्षण के विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करना। 3 कथन दिए हुए हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के संबंध में। तो पहला है, इसकी शुरुआत 4 मार्च 2020 को किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जो है वो है आपको 4 मई 2020 को शुरू किया गया था। 4 मई 2020 को, ये पहला कथन गलत है। दूसरा जो कथन है, इसका लक्ष्य खेत के पानी को खेत में रोकना था, ये कथन सही है। तीसरा, जल संरक्षण के विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करना, यह भी कथन सही है। अर्थात वर्षा के जल को किस तरह से संरक्षित किया जाए और सालों भर यानी वर्ष भर खेती की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो सके, ऐसा उपाय नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य रखा गया है और इसमें यह काम की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि किस तरह से खेत में जो पानी है उसको खेत में ही रोका जाए, ताकि उसमें वर्ष भर फसल उपजाया जा सके और फसल अच्छी उत्पादन हो सके, इसका प्रयास किया जाता है। इसीलिए ये जो पहला कथन जो है इसका गलत है, बाकी ये जो दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है केवल 2 और 3 इसका आंसर होगा। सही कौन कौन है या सही कथन कौन कौन है, केवल 2 और 3। ध्यान रखिएगा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू की गई थी। कब? 4 मई 2020 को। 18वां प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन से जिले झारखंड के सुखाड़ प्रभावित जिले नहीं हैं। कौन से जिले झारखंड के सुखाड़ प्रभावित जिले नहीं हैं। पहला ऑप्शन है कथन मैंने दिया गया है, पहला में दिया है गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा सिमडेगा और चौथा पूर्वी सिंहभूम। इन चारों में से हमें चूज करना है कि कौन से जिले जो हैं कि सुखाड़ प्रभावित जिले नहीं है, जहां मतलब सूखा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, गढ़वा और पलामू तो भाई झारखंड का सुखाड़ प्रभावित जिले हैं। तो जो जिला नहीं है, बाकी बचा 2, 3 और 4। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी इसका सही होगा। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जो जिले हैं वो झारखंड के सुखाड़ प्रभावित जिले नहीं कहलाते हैं और नहीं हैं। अब हम आते हैं 19वां प्रश्न, CMIE के अनुसार वर्ष 2023 में झारखंड में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि बेसिकली बेरोजगारी का माप करने का काम करती है। इसका वर्ष 2023 में उनके अनुसार कितने प्रतिशत लोग झारखंड में बेरोजगार हैं। ध्यान दीजिए, झारखंड में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। तो ये उनका आंकड़ा है, ऑप्शन बी सही है, 16.8% लोग झारखंड में बेरोजगार हैं, ऐसा CMIE का मानना है। 20वां प्रश्न लेते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब शुरू किया गया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब शुरू किया गया है। ऑप्शन है फरवरी 2020, ऑप्शन बी है फरवरी 2021, ऑप्शन सी है फरवरी 2022 और डी है फरवरी 2023। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, फरवरी 2022 होगा। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड में कब शुरू किया गया था, फरवरी 2022। तो मित्रों, आज हम लोग कुल 20 प्रश्न अपने जेपीसी और जेएसएससी की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सबों के समक्ष हमने रखा है और देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो 20 प्रश्न है का जो संग्रह है, ये बहुत ही आपके तैयारी में मजबूती प्रदान करेगी। मित्रों, इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं अपने
मैं आपको लोग की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से मैं आपके उपलब्धि में सहयोग प्रदान कर सकूं, आपके अचीवमेंट, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद हो सके, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रह रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ही पर डे मैं 20 प्रश्न आप लोग के समक्ष लाऊं और उसकी जानकारी आप पर साझा करूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करूं। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये जो 20 प्रश्न का जो संग्रह है समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और बार बार देखिए, ताकि आपकी जो ये 20 प्रश्न कभी अगर प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, किसी भी तरह की परीक्षा में आती है, तो आपकी गलत नहीं हो। इसी के साथ धन्यवाद। जोहार।